हेलो ऑफिसर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार एक और खूबसूरत से वीडियो में। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तो हो गए और आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म किया। अब बारी आती है मेंस एग्जामिनेशन की, और मेंस एग्जामिनेशन में अभी ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो अगले 15 दिन आपके लिए बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 15 दिनों में आपको करना क्या है? दो सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करूंगा, एक है आपका रीजनिंग और एक है आपका जीए। जीए में क्या करना है ये मैं नहीं बताऊंगा, है ना। जीए में क्या करना है ये बताने के लिए सुष्मिता मैम है, पुष्पक सर है, वो दोनों आपको बता देंगे अच्छे से करना क्या है। बस जीए के बारे में मैं इतना कहूंगा कि जीए ज्यादा रेगुलरली करो, जीए पर ध्यान ज्यादा दो, है ना। करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, इन तीन चीजों पे बहुत अच्छा खासा ध्यान दो, ठीक। तो बस जीए के बारे में मुझे इतना कहना था। अभी बात करेंगे रीजनिंग में। रीजनिंग का पिक्चर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। मैं एक बार स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं। मेंस एग्जामिनेशन में रीजनिंग को मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। 3 सेक्शंस में से 2 सेक्शन तो हमें प्रीलिम्स में देखे हुए हैं। कौन से 2 सेक्शंस देखे हुए? एक मिसलेनियस एंड पजल, ये हमने प्रीलिम्स में देखा हुआ है। मिसलेनियस में जितने भी चैप्टर्स है प्रीलिम्स में आपने पढ़ रखे हैं वो मैंने लिख रखे हैं। इसमें मेंस में एक चैप्टर ऐड हो जाएगा, ठीक है। मिसलेनियस में मेंस में एक चैप्टर ऐड हो जाएगा, वो है इनपुट आउटपुट, ठीक। पजल्स जो सारे आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़े हैं उन्हीं टाइप के पजल्स आपको मेंस एग्जामिनेशन में मिलेंगे। अब आपको मेंस में तैयारी करनी है तो क्या करना होगा? इनपुट आउटपुट आपने प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ा नहीं था, मेंस में अच्छे से पढ़ना होगा। इनपुट आउटपुट के मेंस में किस पैटर्न में सवाल आते हैं? मैक्सिमम टाइम नंबर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो नंबर बेस्ड इनपुट आउटपुट की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। जितनी भी वैरायटीज एग्जामिनेशन में पूछी जाती है उन सारे वैरायटीज की प्रैक्टिस आपकी एकदम सही होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद सिलोजिज्म आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ रखा है। मेंस में जब सिलोजिज्म आएगा तो रिवर्स सिलोजिज्म पूछा जा सकता है, कोडेड सिलोजिज्म पूछा जा सकता है, मिसिंग सिलोजिज्म पूछा जा सकता है। जो भी हम लोगों ने बैचेस में पढ़ रखा है उसको अच्छे से रिवाइज करो। आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू सिलोजिज्म आता है तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू भी आता है, बस क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा वो समझना होगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। सिलोजिज्म अगर आता है तो नया कुछ नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला जा सकता है, बस इस पे ध्यान देना। कोडिंग डिकोडिंग आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा, मेंस में थोड़ा सा हटकर आएगा। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल कोडिंग यूजुअली मेंस में आएगा, जिसमें अल्फाबेट्स है, सिंबल्स है, नंबर्स है, ठीक। या फिर कंडीशनल कोडिंग आएगा मेंस में, तो कंडीशनल कोडिंग और अल्फा न्यूमेरिक सिंबल कोडिंग की प्रैक्टिस अच्छे से रखना। अल्फाबेट पर जैसे क्वेश्चंस आपने प्रीलिम्स में सॉल्व किए वैसे मेंस में नहीं आएंगे। अल्फाबेट इस चैप्टर पर कंडीशनल ऑपरेशंस जो हम लोगों ने देखा, अगर आपको याद है, एक सीरीज दी जाएगी, उसके ऊपर स्टेप 1 में ये ऑपरेशन करो, स्टेप 2 में ये ऑपरेशन करो, स्टेप 3 में ये ऑपरेशन करो, या फिर एक नंबर का मैट्रिक्स दिया जाएगा, इवन के बाद ऑड आता है तो ऐसा करो, ऑड के बाद इवन आता है तो ऐसा करो। ये ऑपरेशनल बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाएंगे। इनइक्वालिटी में कोडेड इनइक्वालिटी या रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी आपसे पूछा जाएगा, ठीक। ब्लड रिलेशन में या तो कोडेड ब्लड रिलेशन आप लोगों से पूछा जाएगा या ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल पूछी जाएगी। जो मैं टॉपिक्स बोल रहा हूं, क्या वो टॉपिक्स आप कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर सकते हो, ये देखना। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में या तो कोडेड डायरेक्शन आएगा या डायरेक्शन पर बेस्ड पजल आएगी, दोनों में से कुछ एक आ सकता है। कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस आएगा जिसमें डायरेक्शन कोड किए होंगे, डिस्टेंस कोड किए होंगे, या डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों को कोड किया होगा, ठीक। और उसके साथ साथ ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग में पजल आ सकती है एंड इनपुट आउटपुट 100% आएगा। मैक्सिमम टाइम इनपुट आउटपुट जो मेंस एग्जामिनेशन में आता है वो नंबर बेस्ड आता है, ठीक है। तो मिसलेनियस में जितने मैंने टॉपिक्स बताए उतने सारे के सारे आपके अच्छे होने चाहिए। इसमें से बस इनपुट आउटपुट में आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत मारनी है, बाकी आपने प्रीलिम्स में पढ़ रखा है। जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ रखा है उसका हायर वर्जन का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन का हायर वर्जन क्या होगा? मेंस में क्वेश्चन का हायर वर्जन यानी उस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से, थोड़ा सा घुमा के पूछा होगा। नॉर्मली आप जैसे क्वेश्चन देखते हो वैसे क्वेश्चन की शक्ल सूरत नहीं रहेगी, थोड़ा सा घुमाया जाएगा, आपको वहां पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, उसके सारे एंगल सोचने पड़ेंगे,
पजल में भी यही होता है ना। मैं अक्सर बोलता हूं कि मेंस एग्जामिनेशन में केवल 2 टाइप की पजल आती है। पहले टाइप की कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, यानी कुछ ऐसी पजल्स आपको मिलेंगी, पैटर्न वही होंगे जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़े, उन्हीं पैटर्न्स में कुछ पजल्स ऐसी होंगी जो समझने में दिक्कत देगी। एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है वो समझना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होगा, बट एक बार पजल का थीम, पजल का बेस आपको समझ में आ गया तो फिर उस पजल को आप कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने में मुश्किल नहीं होगी। तो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पजल में अगर आपका रीडिंग अच्छा है, दी हुई इंफॉर्मेशन आप अच्छे से समझ सकते हो, तो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पजल आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक, अब मल्टीपल पॉसिबिलिटीज वाली पजल्स है। ऐसी भी पजल्स आपको देखने को मिलेंगी जिसमें पॉसिबिलिटी के अंदर पॉसिबिलिटी के अंदर पॉसिबिलिटी के अंदर पॉसिबिलिटी, ऐसे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज वाले पजल्स आपको मिल सकते हैं। इन टाइप के पजल्स को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आप लैंग्वेज जितने अच्छे तरीके से समझ पाते हो और उस समझी हुई लैंग्वेज से जितने अच्छे से पॉसिबिलिटीज समझ लेते हो, उसके बेसिस पे आप कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पजल सॉल्व कर लेते हो। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज वाले पजल सॉल्व करने के लिए आपका कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है और आप पढ़ी हुई इंफॉर्मेशन को ज्यादा समय तक याद रख सकते हो, तो फिर आप मल्टीपल पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस, मल्टीपल पॉसिबिलिटी वाले पजल्स जल्दी सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस करके आपको आइडिया आ गया होगा आपका रीडिंग अच्छा है या कॉन्सेंट्रेशन एंड मेमोराइजेशन अच्छा है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको नया कुछ सीखना नहीं है। आपने जो सीखा है उसी को इंप्लीमेंट करना है। बस प्रीलिम्स में आप कम इंफॉर्मेशन याद रखते थे, प्रीलिम्स में आप कम पॉसिबिलिटीज कंसीडर करते थे, मेंस एग्जामिनेशन में ज्यादा इंफॉर्मेशन याद रखनी पड़ेगी, ज्यादा पॉसिबिलिटीज कंसीडर करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से जो भी टाइप आपको लगता है कि आपका स्ट्रांग है, उस टाइप को जरा ज्यादा प्रेफरेंस देना एक्चुअल एग्जामिनेशन में। एंड एक कंप्लीट नया टॉपिक जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा ही नहीं, प्रीलिम्स में कभी आया ही नहीं, वो मेंस एग्जामिनेशन में आएगा, एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, मैं बस एक छोटी सी चीज आपको बता दूं, आपका जो एग्जामिनेशन होगा ना, उस एग्जामिनेशन में इन दोनों टॉपिक्स को अगर मैं मिला दूं, कौन सा, एनालिटिकल रीजनिंग एंड पजल, इन दो टॉपिक्स को अगर मैं मिला दूं तो 60% के अराउंड वेटेज सिर्फ इन दोनों टॉपिक्स पर होंगे। 60 to 65% का पेपर केवल और केवल ये दो टॉपिक्स कवर करेंगे। बाकी बचे हुए 35-40% में ये सारे चैप्टर्स आएंगे। तो एनालिटिकल रीजनिंग पर 7 से 8 क्वेश्चन 100% आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सारी चीजें A to Z, सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। करना क्या है अब अगले 15 दिन में, करना क्या है, ये जो सामने अभी सारा तामझाम मैंने लिखा है ना, इसके बाहर मेंस एग्जाम में कुछ आएगा नहीं। ठीक है, इस सारे तामझाम में से आपका वीक पॉइंट क्या है आइडेंटिफाई करना है और उस वीक पॉइंट पर जम के काम करना है। मान लो आपको समझ में आता है एनालिटिकल रीजनिंग गड़बड़ है, तो अगले 7-8 दिन एनालिटिकल रीजनिंग के पीछे पड़ो, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन 100% आने हैं, 100% 7 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है इनपुट आउटपुट के 100-200 क्वेश्चन खा जाओ, सॉल्व करो। ठीक है, इनपुट आउटपुट के 100-200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, वो 100-200 क्वेश्चन 4-5-6 बार सॉल्व करो, क्योंकि एक बार इतने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हो ना, तो जितने भी पॉसिबल लॉजिक्स हो सकते हैं, जितने भी सारे सोचने के पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करना मेंस के लिए बहुत सही रहता है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करो, जितने ज्यादा वैरायटी के, जितने ज्यादा क्वेश्चन, जितने ज्यादा बार सॉल्व करोगे मेंस के लिए उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, और मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे कारीगर साबित होने वाली चीज मॉक टेस्ट, उसका प्रॉपर एनालिसिस। मेंस के मॉक टेस्ट दे दो। अक्सर क्या होता है, मेंस के मॉक टेस्ट देने का मन नहीं करता है, इतना टाइम कौन बैठेगा, और यही चीज हमें एग्जामिनेशन में बैकफायर करती है।
तो मॉक टेस्ट जो भी आप दे रहे हो, एक्चुअल एग्जामिनेशन सोच के मॉक टेस्ट देना। उस मॉक टेस्ट में जो भी जितनी भी सारी चीजें हैं, सारी की सारी चीजें एक्चुअल आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो, इस हिसाब से सॉल्व करना। बाद में जब एनालिसिस कर रहे होंगे तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है ना। मॉक टेस्ट वाले एनालिसिस का वीडियो अगर आप में से किसी ने देखा नहीं है तो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं यहां पर दे दूंगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना, उस मॉक टेस्ट से आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता चलेंगे, आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चलेंगे, और उस हिसाब से आप अपने आगे की तैयारी कर सकते हो। बस एक चीज कहूंगा कि मॉक टेस्ट में आपने जो क्वेश्चन स्किप किए और मॉक टेस्ट में आपने जो क्वेश्चन गलत किए और मॉक टेस्ट में आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे मिले आपको, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको 4 5 6 बार सॉल्व करने हैं। क्या बताया मैंने? जो भी मॉक टेस्ट आपने दिया उस मॉक टेस्ट में अगर आपने सॉल्व किया वो कोई क्वेश्चन गलत हुआ, जो भी मॉक टेस्ट आपने दिया उस मॉक टेस्ट में आपने कोई क्वेश्चन स्किप किया, जो भी मॉक टेस्ट आपने दिया आपको लगा उस मॉक टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा आया था, तो वो सारे क्वेश्चन 5 6 7 बार सॉल्व करने हैं। एक दिन में एक से ज्यादा मेंस का मॉक देना नहीं है, ठीक है। एक दिन में मैक्सिमम एक मॉक, एक से ज्यादा मॉक मेंस का देने का सेंस भी नहीं बनता। एक मॉक अच्छे से कायदे से दे दो, उसके बाद उस मॉक का प्रॉपर एनालिसिस करो, समझो कहां पर क्या क्या इशू आ रहा है, कहां पर क्या क्या कमियां आ रही है, और उसके हिसाब से आप अपने आगे की सारी चीजों को प्लान करो, ठीक है। और आपको प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत आती है मेंस के, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और मेंस के प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो मॉक टेस्ट देते रहो, एनालिसिस करते रहो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस शॉर्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड एंजॉय योर टाइम। थैंक यू सो मच।